गेम चेंजर, जी हां, जिनके आने से खेल के नियम बदल जाते हैं, नई चीजें शक्ल लेती हैं और पुरानी ढल जाती हैं। बिजनेस, खेल जगत, सिनेमा, किसी की भी बात कर लीजिए, हर किसी क्षेत्र में कभी ना कभी बदलाव की ऐसी आंधी आती है कि पूरा का पूरा दौर बदल जाता है। क्रिकेट में सचिन आए तो खेल प्रेमियों के भगवान बन गए। फिल्मों में सलीम जावेद के एंग्री यंग मैन किरदार से नए युग की शुरुआत हुई। तो मैंने प्यार किया से रोमांस का नया मौसम आया। वैसे ही जैसे ग्लोबलाइजेशन से भारतीय इकोनॉमी की तस्वीर बदल गई और बिजनेस की दुनिया में नई सोच की धारा लगातार बह रही है, तभी तो नए कारोबार, स्टार्टअप से कुछ ऐसी कंपनियों का उदय हो रहा है जो धमाल मचा रहे हैं। किसी एंग्री यंग मैन की तरह काफी फियरी नजर आ रहे हैं ये यंग स्टॉक्स। नमस्कार, मैं हूं सुमित और आज हम बातचीत करेंगे फियरी यंग स्टॉक्स। दरअसल ये इमर्जिंग इंडिया स्टोरी के ऊपर ये एक वीकेंड पे जो सीरीज चल रही है और बहुत चर्चित सीरीज है, ये पिछले हफ्ते से लगातार चल रही है। 3 एपिसोड की ये सीरीज है, अमेजन पे देखिएगा। एंग्री यंग मैन, एंग्री यंग मैन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है और ये जो 90 के दशक, 80 के दशक के लोग हैं उनको ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि ये कंसेप्ट क्यों ही आया था। ये 2 तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं सलीम जावेद साहब की है और ये आइकनिक जोड़ी है। ऐसे बहुत सारे नाम हैं, जंजीर से लेके शोले तक, जिसमें सलीम जावेद साहब की ना केवल स्क्रिप्ट है जबकि पूरा स्क्रीन प्ले तक इन्होंने लिखा, ये कहानियाँ लिखी हैं और ऐसे बहुत सारी। इनफैक्ट जो मेरे डायरेक्टर साहब वो बता रहे थे कि 24 फिल्में इन्होंने लिखी हैं और 24 में से 20 सुपरहिट फिल्में या 21 सुपरहिट फिल्में रही हैं। 22 रादर सुपरहिट फिल्में रही हैं। तो इस तरह के एक लगातार ये जो नाम आप देख रहे हैं सब के सब अपने दशक की एक से एक ज़बरदस्त फिल्में हैं और इस जोड़ी में सडनली ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद ये अलग हो गए दोनों। हालांकि ये बता नहीं पाए क्यों, लेकिन इन्होंने बहुत सारे किरदार ऐसे क्रिएट कर दिए जो कि किरदार हिस्ट्री बन गए। जैसे कि एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन साहब की इमेज ही पूरी इन्होंने रखी थी, जो उन्होंने खुद भी रखी। उसके अलावा चाहे माँ का रोल हो, निरूपा राय जी जो बहुत समय तक निभाती रहीं। तो ऐसे बहुत सारे आइकनिक कैरेक्टर्स को क्रिएट किया इन्होंने जो हिस्ट्री बन गए और सालों साल वो चलते ही चले आ रहे हैं। आज तक उनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं हो पाई। तो इस कंसेप्ट को देखते हुए हमने भी कुछ ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जो धीरे धीरे आइकनिक बनते चले जा रहे हैं विद टाइम, जिन्होंने अब आके अपने धमाल मचाने शुरू किए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बहुत सारे ऐसी कंपनियां भी देखी जो पिछले 3 सालों में शायद परफॉर्म नहीं कर पाई हैं, लेकिन उनके सामने कुछ ऐसे स्टॉक आ रहे हैं जो पिछले 10 दिन में ही पैसे को इतना डबल कर दे रहे हैं कि वो रिप्लेसमेंट ही होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिसाल तौर पे हीरो मोटोकॉर्प और ओला हाल का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसमें हीरो मोटोकॉर्प परफॉर्म नहीं कर पाया पिछले कई सालों में, लेकिन ओला ने आते के साथ ही परफॉर्म कर दिया। तो ये फियरी यंग स्टॉक्स यानी कि नई इमर्जिंग थीम्स जो हैं ये बाज़ार को बहुत पसंद आने लग गई है हाल फिलहाल में। तो ये थीम्स कितनी इमर्जिंग हैं, कितनी ज़रूरी हैं, देश में किस तरह से बदलाव में इनका योगदान रहेगा और आगे चल के इसमें कितना पैसा डालना ठीक रहेगा, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमने अपने 2 जानकारों को बुलाया भी है और इस कंसेप्ट पर हमने उनका व्यू लेने की सोची भी है। तो दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं। सनी पाजी भी हमारे साथ आज मौजूद हैं और साथ ही साथ SMIFS के हेड ऑफ रिसर्च शरद अवस्थी सर भी मौजूद हैं और उसके अलावा SBI सिक्योरिटी से सनी पाजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे। शरद सर नमस्कार, सनी सर नमस्कार, आप दोनों का स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो ये थीम जो हमने उठाया, ये थीम इस समय बहुत इमर्जिंग थीम है। शरद सर, ये थीम क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा लाइमलाइट है और पिछले 2 सालों से 2022-23 के बाद से, पहले जोमेटो, पेटीएम, डिलीवरी, नायका, उसके बाद अब ये ओला, और सब ने ही अपनी अपनी फील्ड में एक अच्छा मूव दे भी रहे हैं। बारिंग फ्यू, पेटीएम को छोड़ दिया लेकिन लोअर लेवल से वही बहुत चला है। सो ये थीम एकदम से बहुत पसंद आने लग गई है। म्यूचुअल फंड के भी इसमें कई सारे फंड्स आने लग गए, NFOs आ रहे हैं इमर्जिंग थीम्स को लेके। सो ये थीम एकदम से इतनी लाइमलाइट हुई, ऐसा क्या हुआ कि ट्रेडिशनल से हट के अब हम न्यू इंडिया की तरफ, न्यू इमर्जिंग थीम्स की तरफ आने लग गए? कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। पहली तो ये है कि एक टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की जो रीच है वो काफी हद तक इसमें काफी बड़ा एनेबलर प्ले कर गई। अगर आप पेटीएम का केस लें तो जिस तरीके से उस टाइम पे उबर लॉन्च हुई और उबर में प्रेफर्ड पेमेंट ऐप पेटीएम थी, उससे उनको बहुत बड़ा जंप मिला।
प्लस बहुत सारा डिसरप्शन होता है। मुझे याद है जब पेटीएम पहले लिस्ट होने वाला था तो ये पेमेंट गेटवे वाला ऐप ही नहीं था उनके पास, और जब लिस्ट हुआ तो वही उनका मेजर ट्रिगर था। लिस्टिंग के बाद 1 डेढ़ साल के अंदर लेंडिंग एक मेजर ट्रिगर बन गया। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो बहुत फास्ट इवॉल्व होती हैं, और हालांकि कुछ लोग इनमें 5 से 7 साल के व्यूज लेके चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये पूरी स्पेस ऐसी है जहां बहुत सी चीजें बहुत जल्दी इवॉल्व हो जाएंगी। जब आप जोमेटो लिस्ट हुआ, ब्लिंकिट था, तो लोगों को ब्लिंकिट पे डाउट था कि ब्लिंकिट कितना करेगा। आज जोमेटो की वैल्यूएशन को ब्लिंकिट ड्राइव कर रहा है। आने वाले 5 सालों में इन कंपनीज को कौन सी चीज कैसे वैल्यूएशन ड्राइव करेगी, कंपटीशन कैसे कैचअप करेगा, टेक्नोलॉजी कितना प्ले करेगी, अर्बनाइजेशन एक बहुत बड़ा ट्रेंड हो सकता है जो प्ले करे। तो मुझे लगता है एक पूरी यंग जनरेशन है, वो फिटनेस की तरफ जाएंगे या काउच पोटैटोज होकर रह जाएंगे विद राइजिंग इनकम। ये सारी चीजें बहुत वोलाटाइल रहने वाली है मेरे हिसाब से। हमने इसके पहले सबसे ज्यादा वोलाटाइल शायद रिटेल और मीडिया को देखा है, जहाँ कंज्यूमर प्रेफरेंसेस बहुत फास्ट चेंज होती हैं। बट ये स्पेस के अंदर मुझे लगता है जिस तरीके से टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है और जैसे कंपटीशन शेप अप होता है, ये स्पेस काफी इंटरेस्टिंग होगा। और तीसरा जो पॉइंट प्ले करता है हमेशा जब कोई इंडस्ट्री नई होती है, तो पूरे मापदंड हमें क्लैरिटी से नहीं पता होता है कि इनको कैसे वैल्यू करना है या लॉन्ग टर्म स्टोरी कैसे इवॉल्व होगी। और जब थोड़ा भी मूवमेंट आता है तो वो उसके साथ साथ हम परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान देके प्राइसेस को एबनॉर्मली एवरेट कर देते हैं ऊपर की साइड पे। बट बाजार है, एग्जैगरेशन दोनों साइड पे होता है। तो मुझे लगता है एक बार ये थोड़ा, अभी तो ये है कि लोगों को क्लैरिटी नहीं है कि इनको वैल्यू कैसे करना है या एक्चुअली ये शेप अप कैसे होंगे, क्योंकि मैक्रो टेलविंड्स भी हैं, माइक्रो टेलविंड्स भी हैं कंपनीज के अंदर में। बट जो एक चीज लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे लगता है वो ये है कि 4 से 5 साल का व्यू बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिसरप्शन है इन कंपनीज के अंदर भी, और ये कंपनीज खुद भी बहुत सारा डिसरप्शन ला रही है। चलिए, तो ये तो रही नई थीम के बारे में। शरद सर से मैंने मूवीज़ के बारे में नहीं पूछा कि आमतौर पर मूवी थोड़ा कम ही देखते हैं लेकिन हाँ सनी भाजी, आपका तो नाम ही थोड़ा फिल्मी टाइप का ही है, और ये जो जोड़ी हम देख रहे हैं सलीम जावेद साहब की, और ये बहुत सारे जो फिल्में हमने भी चलाई बीच में, त्रिशूल हुआ, शोले हुआ, ऑब्वियसली शायद आपने देखी भी होंगी। तो ये नई सीरीज देखी क्या ये वाली? तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली जिस तरह से इंटरनेट का जो रीच है पूरे इंडिया में कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, और जो यंग कंज्यूमर है अल्टीमेटली। नहीं सनी सर, थीम पर तो मैं आऊंगा ही आपसे, वो तो स्टॉक पूछूंगा ही। मैं तो ये सीरीज पूछ रहा था, सीरीज देखी क्या ये वाली आपने, जो एंग्री यंग मैन सीरीज है? सुमित जी, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है, सॉरी। कहीं नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि जो सीरीज आई है एंग्री यंग मैन, ये आपने देखी क्या अमेजन वाली? अच्छा, नहीं सॉरी, मैं देख नहीं पाया था। और जो ये मूवीज रही हैं, त्रिशूल और ये शोले और सुहाग, इस तरह की मूवी सारी देखी है क्या, पुरानी वाली? पुरानी वाली देखी हुई है, ये अमिताभ बच्चन और ये सब इनकी मूवी देखी हुई है। तो ये सलीम जावेद साहब की जोड़ी की जो पुरानी मूवीज है, कैसी रही आपकी जर्नी में, कैसी लगी आपको? अगेन आई थिंक इट वे टोटली, मतलब जो बोलते हैं ना कि प्रॉपर जिस तरह से दुश्मनी निभाई जाती है वो पहले की मूवीज में देखा जाता था, जहाँ मार धाड़ हम देखते थे, प्रॉपर हीरो प्रॉपर एक्शन में होते थे। मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं ये तरीका है वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ है आज के डेट में, जब जो विलन है थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो गया है। तो मुझे लगता है कि आई मीन दैट वाज अ टोटली डिफरेंट टाइम, और अब आपकी जो मूवीज है इनमें इस तरह के एक्शन मूवीज थोड़े कम देखने मिलती है। सही बात है, लेकिन वो टाइप का जो मूवीज था और थीम थी वो बात ही अलग थी। खैर, लौटते वापस सनी सर इन थीम्स के ऊपर, क्योंकि इमर्जिंग थीम्स है तो बहुत ज़्यादा ल्यूक्रेटिव। वैल्यूएशन के लिहाज से अगर देखो तो बहुत सारी चीज़ें शायद नहीं भी समझ में आए जो ट्रेडिशनल वैल्यूएशन मेथड होता है उनमें, लेकिन पसंद सबको आ रही हैं फिर भी। तो क्या लग रहा है आपको, ये थीम हाल फिलहाल की है या दिस विल रिमेन प्रिवेल फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम? आई थिंक मुझे लगता है कि अल्टीमेटली काफी सारे नए बिजनेसेस हैं, नए सब सेक्टर हैं जो कि आगे जाके लिस्ट होंगे, और जो इसमें से भी काफी सारे विनर डेफिनेटली निकल कर आएंगे। देखना होगा कि किस तरह से अगर आप देखेंगे कि बेसिकली देयर आर सर्टेन कंपनीज जो अभी लॉस में हैं और वो लिस्ट होने जा रही हैं। अल्टीमेटली स्ट्रीट को जो है पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हमने अभी हाल ही में जो रिसेंट लिस्टिंग हुई थी, जैसे जोमेटो में देखा कि लिस्टिंग हुई, उसके बाद स्टॉक प्राइस में रैली हुआ, फिर करेक्शन हुई, और जब कंपनी ने क्लियर कट पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया तो वहां कहीं ना कहीं एक फिर से एक अच्छे रिटर्न बनते हुए दिखे। सेम थिंग पीबी फिनटेक में प्ले आउट होते हुए देखा।
तो मुझे लगता है कि अल्टीमेटली काफी सारे नए बिजनेसेस, नए सेक्टर आगे जाकर लिस्ट होंगे और इनमें से जो कुछ कंपनीज रहेगी दे विल टर्न आउट टू बी मल्टीबैगर ओवर द पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 to 10 years। लेकिन शरद सर, जो वैल्यूएशन का बात अभी मैं सनी से कर भी रहा था कि एक हमारा ट्रेडिशनल मेथड होता था कि ये कंपनी प्रॉफिट बनाती है, प्रॉफिट ग्रोइंग है, हर 4 साल में डबल हो रहा है, जिसमें पॉलीकैब जैसी कंपनियां आती हैं, एस्ट्रल जैसी कंपनियां आती हैं या अपोलो पाइप जैसी कंपनियां आती हैं, हर 4 साल में प्रॉफिट डबल होता है, तो कंपनी ग्रोथ भी वैसी कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ कंपनियां जोमेटो, जहाँ प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर जल्दी समझ में नहीं आता आम आदमी को, या फिर जोमेटो जैसी कंपनियों के अलावा ओला जैसी कंपनी है जिसमें 4 साल से लॉस है लेकिन फिर भी 7.5 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है। सो इनकी वैल्यूएशन आप लोग कैसे करते हो? देखिए, अभी लार्जली जितने भी ऐसे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस हैं या एग्रीगेटर बिजनेसेस हैं, वहाँ ऑब्वियसली ट्रेडिशनल बिजनेसेस के कंपैरिजन में कैपिटल की जो लागत की हम बात करते हैं वो इतनी ज़्यादा है नहीं। और जो मेन उनका कैपिटल बर्न वाला पीरियड था वो ज़्यादातर कंपनीज का पीछे चल गया। अब जो एडिशनल बर्न उनको करना है वो मेंटेन और ग्रो करने के लिए करना है, और ग्रोथ भी उसके लिए मतलब उस मापदंड का कैपेक्स उनको करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली एक ट्रैक्शन है उनके पास क्योंकि प्लेटफॉर्म वगैरह एस्टैब्लिश्ड है, टाई अप्स एस्टैब्लिश्ड है। तो मुझे लगता है लार्जली इन कंपनीज को आपको मार्केट कैप टू सेल्स या ईवी टू सेल्स के हिसाब से देखना चाहिए। मुझे लगता है वहां पे अगर कोई भी कंपनी 8-10 टाइम के ऊपर या वहां पे पहुंच जाती है फॉरवर्ड पे खास करके, तो हमें लगता है कि वो लगभग फेयरली टू फुल्ली या थोड़ी सी ओवर वैल्यूड या स्ट्रेच वैल्यूएशन में चली जाती है, तो वो एक रिस्क वहां पे रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो प्राइमरी फैक्टर इन कंपनीज में जहां तक जब तक ये लॉस मेकिंग रहती हैं, तो अगले 1-2 साल 3 साल हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये कंपनीज में आप ईवी टू सेल्स या मार्केट कैप टू सेल्स वाले रेशियो को लेकर चले। और अगर कोई भी कंपनी 8 से 10 टाइम पे ऑलरेडी ट्रेड कर रही है तो वहां पे फिर आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा, या आगे के नंबर्स आपको और ज्यादा डिटेल में वेरीफाई करने होंगे कि बहुत ज्यादा अपसाइड वहां से और निकल रही है कि नहीं निकल रही है। तो ये थोड़ा सा ये चीज़ों को ज़रूर देखना होगा। सनी भाजी, एक चीज़ और, क्या मौजूदा मार्केट की स्थितियों के हिसाब से जो अभी बाजार की सिचुएशन है, यहाँ पर जब ऑल टाइम हाई पे ऑलरेडी खड़े हैं, तो ये कंपनियां ज़्यादा बेटर हैं ट्रेडिशनल कंपनीज के सामने, या मतलब ट्रेडिशनल ज़्यादा बेटर है कि ये कंपनियां ज़्यादा बेटर है? अगेन मुझे लगता है कि दोनों ही बिजनेसेस अपनी अपनी जगह सही हैं। ऑब्वियसली जो नई कंपनीज हैं, नए बिजनेसेस हैं, उनमें डेफिनेटली एक फास्ट ग्रोथ की उम्मीद है और वो कैचअप भी कर रहे हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल बिजनेसेस। जिस तरह से हमने ओला वर्सेस बाकी की जो इनकम्बेंट टू व्हीलर प्लेयर्स हैं उनमें देखा कि ओला ने पिछले 2-3 साल में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर सेगमेंट में तकरीबन 40% मार्केट शेयर गेन ऑलरेडी कर लिया है। तो मुझे लगता है कि जो नई कंपनीज है ऑब्वियसली दे विल ग्रो एट अ फास्टर क्लिप बिकॉज ऑफ दिस दे आर अहेड इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एज वेल एज जो प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस है काफी रोबस्ट है नए कंपनी के प्रोडक्ट का। मेरा ट्रेडिशनल कंपनीज भी कम नहीं है, मुझे लगता है कि अल्टीमेटली दे विल आल्सो कम्पीट टू देयर बेस्ट ऑफ एबिलिटी टू डिफेंड देयर मार्केट शेयर और एट द सेम टाइम प्रॉफिटेबली ग्रो करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक मार्केट दोनों को अपने अपने तरह से वैल्यू देगा। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं उनमें अगर कुछ एक एग्रेसिव ग्रोथ देखने मिलता है तो वहां भी एक पी री-रेटिंग का स्कोप है। वेयर जो एग्जिस्टिंग लॉस मेकिंग बिजनेसेस हैं, नए बिजनेसेस हैं, वहां भी अगर पाथ टू प्रॉफिटेबिलिटी दिखता है तो जिस तरह से शरद जी बता रहे थे कि मार्केट कैप टू सेल्स इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर एंड वन दोस कंपनीज टर्न प्रॉफिटेबल मे बी ईवी बीटा और प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल डीसीएफ कैन बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर टू मेजर दोस कंपनीज। अब इतनी बड़ी सूची में, इतने सारे नामों में चुनना क्या है, जरा ये भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले शरद सर, पहला नाम, क्योंकि बहुत सारे नाम हैं, अलग अलग कंसेप्ट के स्टार्टअप्स हैं, अलग अलग कंसेप्ट के न्यू एज बिजनेस है, प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो पहला नाम आपने क्या चुना? देखिए, मैंने चुना है पहला स्टॉक जो होगा वो आइडिया फोर्ज है। कंपनी ड्रोन बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है और टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है। पिछले कुछ समय से नतीजे और ऑर्डर बुक्स में लगातार हमने कॉन्ट्रैक्शन देखा है। 300-350 करोड़ से लगभग ऑर्डर बुक अभी 54 करोड़ पे आ गई है। इस वजह से प्राइसेस में भी आपको वो रिएक्शन दिख रहा है। लेकिन 300 करोड़ के आसपास के ऑर्डर्स हैं जहां वो कंपनी L1 बिडर है। प्लस यूएस बिजनेस है जहां से करीब 1000-1200 करोड़ तक की एक अपॉर्चुनिटी निकल के आ सकती है। रिसेंटली कंपनी ने एक लॉजिस्टिक्स में काफी डेवलपमेंट की है जहां वो 100 किलो तक के लोड्स को 100 किलोमीटर तक ट्रैवल कराने की बात कर रहे हैं। और लॉजिस्टिक्स में इंडिया में एक बहुत यूनिक वे से ड्रोन्स का यूजेज की इंप्रूवमेंट की बात की जा रही है, जहां नियरेस्ट पॉड पे उसको लास्ट माइल कनेक्टिविटी के जस्ट एक लेवल पहले
तक ज्यादातर डिलीवरीज को ड्रोन के थ्रू किया जाएगा। एवरेज में 600-700 ग्राम वजन होता है एक पैकेट का। तो मुझे लगता है होम डिलीवरी तो ऑब्वियसली ड्रोन से इंडिया में मुश्किल है, अमेजोन में भी इंटरनेशनली भी बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुई है, बट लोकल लेवल पे मुझे लगता है काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस सरकार ने काफी सारी नीतियों में चेंज किया है, जहां जो फ्लाइट रेस्ट्रिक्शंस थी ड्रोन के लिए उसको काफी रिलैक्स किया है। तो मुझे लगता है लॉजिस्टिक्स में एक बहुत बड़ा इनके लिए अपॉर्चुनिटी आने वाले समय में निकल के आएगी। फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, टोटली इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, तो मुझे लगता है इसका एडवांटेज वैल्यूएशंस में जैसे जैसे नंबर्स आता है काफी बड़ा प्रीमियम इस कंपनी को मिल सकता है। यूएस बिजनेस काफी बड़ा ट्रिगर क्रिएट कर सकता है। अगर 300-350 करोड़ की ऑर्डर पे कंपनी 1800-1500 के भाव पे चलती थी, अभी अगर यूएस वाला बिजनेस लगभग 2000-2500 करोड़ की सालाना अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करता है। कंपनी ऑलरेडी वहां पे कुछ क्लाइंट से बात कर रही है, जैसे जैसे ऑर्डर कन्वर्जन की न्यूज आती है मुझे लगता है काफी बढ़िया पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलना चाहिए। भारत में लगभग हर 5 मिनट में इनका एक ड्रोन टेक ऑफ करता है, तो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं साइज का और रीच का। तो मुझे लगता है डिफेंस एक बहुत बड़ा स्पेस है जहां इनको काफी एडवांटेज मिलनी चाहिए, और सरकार की नीतियां भी लगातार रही हैं कि इंपोर्टेड जो चाइना से खास करके ड्रोन्स आते थे वहां पिछले कुछ समय में काफी हद तक रोक लगा दी गई है। तो उसका फायदा इनको मिलना चाहिए। हमारे हिसाब से लॉन्ग टर्म ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, अगले साल भी हम ये उम्मीद कर रहे हैं ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए, और 25 रुपए के आसपास की कंपनी अर्निंग्स रिपोर्ट कर देगी, और 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है 1000 रुपए के शुरुआती टारगेट के हिसाब से आइडिया फोर्ज, और बियॉन्ड दैट मुझे लगता है ये एक मल्टीबैगर आइडिया की तरह होल्ड करना चाहिए, और टोटली न्यू टेक्नोलॉजी है, डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, ग्लोबली सीएजीआई ड्रोन्स की रहनी चाहिए, काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। तो आइडिया फोर्ज 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए ये इमर्जिंग थीम में से पहला नाम है जो कि शरद सर को समझ में आ रहा है। सनी बाजी, आपकी तरफ से पहला नाम जो आप चुन रहे हो? अगेन मेरे तरफ से पहला नाम रहेगा ट्रेडिशनल सेक्टर से, ज्वेलरी सेक्टर से, वो है सेनको गोल्ड लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 1100 और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1320 का विथ इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 12 मंथ। इसको एंग्री यंग मैन कहने का मेरा एक तात्पर्य ये था कि अगर आप देखेंगे कंपनी का जो लिस्टिंग प्राइस था 317 रुपए का था, और कंपनी ने 14 जुलाई को लिस्टिंग हुई थी 2023 में, और पिछले एक साल में तकरीबन स्टॉक ऑलरेडी 3.5 गुना चल चुका है। और इसके पीछे फंडामेंटल रीजन है, हमने देखा है कि FY22 में कंपनी ने 3500 करोड़ का सेल्स और 130 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया है, और FY24 में ये बढ़ करके हो गया 5200 करोड़ और 190 करोड़ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। और हमारा ये मानना है कि जो कंपनी है इनकी जो ग्रोथ रहेगी ये जारी रहेगी, और FY26 में तकरीबन 7500 करोड़ की टॉप लाइन और 280 से 300 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी दर्ज करेगी। अगर कंपनी के यूनिक सेलिंग पॉइंट की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गेनाइज रिटेल प्लेयर है ईस्टर्न इंडिया में, और तकरीबन 164 शोरूम से इंडिया में एक इंटरनेशनल शोरूम है दुबई में, और हर साल 18 से 20 स्टोर्स ऐड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम पेनिट्रेट कर रहे हैं नॉर्दर्न और वेस्टर्न और सदर्न मार्केट में। FY26 के में 31 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है कंपनी, ROE 16% है। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड किया जाए। तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सेनको गोल्ड को आप ऐड कर सकते हैं 1320 रुपए के टारगेट्स के लिए। फियरी तो ये भी रहा है, डिसरप्शन यहाँ पर भी आया है। एक ट्रेडिशनल टाइटन जैसी कंपनियों के सामने स्ट्रांगली रीजनल प्लेयर से नेशनल प्लेयर की तरफ ये कंपनी जा भी रही है। शरद सर, दूसरा नाम आपकी तरफ से? दूसरा नाम देश की वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैवल कॉर्पोरेट ट्रैवल कंपनी यात्रा ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म कंपनी है, और जैसा मैंने पहले वैल्यूएशन की बात की थी तो ये कंपनी लगभग आपको 4 टाइम EV/2 सेल्स पे मिलती है। मेरी नज़र में जितनी प्लेटफॉर्म कंपनीज हैं वहाँ सबसे अट्रैक्टिव EV/2 सेल्स है इस कंपनी का। इन टर्म्स ऑफ प्रोफाइलिंग कंपनी ने रिसेंटली एक और एक्विजिशन छोटा सा किया है। इसके अलावा पिछले कुछ समय में उन्होंने एक बड़े PSU बैंक को भी अपने क्लाइंट में कन्वर्ट किया है, और लगातार क्लाइंट एडिशन स्ट्रॉन्ग रही है, पिछले साल भी स्ट्रॉन्ग रही है। लगभग 85 कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं इनके बोर्ड पे ऑलरेडी, जो इनको काफी बड़ा कस्टमर बेस जो उनका एम्प्लॉय बेस है उसको भी एक्सेस देता है। कंपनी कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है जिससे वो अपने टोटल एड्रेसेबल मार्केट को एक्सपैंड करने की बात कर रहे हैं। हमारे हिसाब से आने वाले समय में ग्रोथ काफी स्ट्रॉन्ग रहनी चाहिए। तीसरी लार्जेस्ट ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, और लगातार टूरिज्म पे जिस तरीके का फोकस सरकार का रहा है और जिस तरीके की डेवलपमेंट पर कैपिटा इनकम और अर्बनाइजेशन की वजह से हमें मिलनी चाहिए, टूरिज्म ट्रैवल में काफी इम्पोर्टेंट रहनी चाहिए, कॉर्पोरेट ट्रैवल उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट होना चाहिए। तो हमारा मानना है कि अर्निंग लगभग 6 रुपए के आसपास आ जाएगी FY26 में, और
30 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 180 रुपए के आसपास के टारगेट के हिसाब से तो यात्रा को 180 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसकी यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं, खरीदारी कर सकते हैं। सनी भाई, दूसरा नाम आपकी तरफ से? दूसरा नाम अगेन प्रोसेस एथनिक स्नैक्स का कंपनी रहेगी, वो है बीकाजी फूड्स लिमिटेड। करंट मार्केट प्राइस 848 है और मेरा प्राइस टारगेट रहेगा 1000 का। इसे एंग्री यंग मैन सीरीज में ऐड करने का कारण ये है कि कंपनी की लिस्टिंग 16 नवंबर 2022 को हुई थी 300 रुपए में, और ड्यूरिंग द लास्ट 1.5-2 ईयर स्टॉक ने तकरीबन 3 गुना ऑलरेडी रिटर्न दिया है। और फंडामेंटली भी काफी साउंड कंपनी है। हमने देखा है कि प्रॉफिट जो 2022 में 80 करोड़ था, वो बढ़कर 270 करोड़ हुआ है FY24 में। और हमारा ये मानना है कि ये जो प्रॉफिट है यहाँ से फिर से बढ़कर तकरीबन 300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट FY26 में आएगा। और एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन जी इनके ब्रांड एम्बेसडर है, वन ऑफ द लार्जेस्ट इथनिक स्नैक्स प्लेयर है इंडिया में। FY26 में 70 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पर ट्रेड हो रही है। रिसेंटली इन्होंने एक फ्रोजन फूड की भी कंपनी एक्वायर करी थी। आई थिंक मीडियम टू लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए बीकाजी फूड्स को आप अदरवाइज देख सकते हैं, करीब करीब अच्छी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के तौर पे इसको भी सनी पाजी मान रहे हैं। ब्रेक का वक्त हो गया, चलिए ब्रेक के बाद लौटेंगे। 2 और स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर हम बातचीत करेंगे अपने दोनों ही जानकारों से ब्रेक के उस पार। खास पेशकश फियरी यंग स्टॉक्स यानी कि इमर्जिंग इंडिया की जो स्टोरीज हैं उनके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं। शरद अवस्थी और सनी पाजी हमारे साथ मौजूद भी है। शरद सर, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? एमटार टेक होगा वो तीसरा आइडिया। लगभग कंपनी अगले 4 से 5 सालों में अपने रेवेन्यूज को यहाँ से 4-5 गुना करने की टारगेट रखती है। तो अभी करीब 550-600 करोड़ है, उसको बढ़ा के वो 3000 करोड़ तक ले जाएंगे। कंपनी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स, न्यूक्लियर पावर, इसरो के कुछ स्पेस व्हीकल लॉन्चेस में उनका योगदान रहता है। SSLV लॉन्च का मोस्ट प्रोबेबली सेकेंड हाफ में काफी बढ़िया डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है, तो उससे एडिशनल ग्रोथ आएगी। प्राइमरीली ग्रीन एनर्जी, हाइड्रोजन हमें लगता है फ्यूचर फ्यूल है, उसमें भी काफी बढ़िया ग्रोथ रहनी चाहिए। यूएस में भी इंप्रूवमेंट आनी चाहिए सेकंड हाफ में, पोस्ट इलेक्शन भी और रिसेशन का डर खत्म होने की वजह से। सांता क्रूज एक नया प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किया है, वहां से भी करीब 3500 यूनिट इस फाइनेंशियल ईयर में वो बिक्री करने का अनुमान लगा रहे हैं, जहां से 900 करोड़ तो वहीं से आ जाने चाहिए। तो हमें लगता है ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहनी चाहिए। मेरे अनुमान से अगले 1 से 1.5 साल में अर्निंग्स करीब 55 से 60 रुपए के आसपास आ जानी चाहिए। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 2200 रुपए के लक्ष्य के हिसाब से एमटार टेक। तो एमटार टेक 2200 रुपए के टारगेट्स रहेंगे। सनी पाजी, आपकी तरफ से तीसरा नाम? मेरे तरफ से लास्ट नाम इंजीनियरिंग सेक्टर से ही रहेगा, वो कि आजाद इंजीनियरिंग। वन शुड इन्वेस्ट विद अ प्राइस टारगेट ऑफ 2000 रुपीज। बेसिकली अगर हम देखेंगे, लिस्टिंग कंपनी की दिसंबर 2023 में हुई थी, उसके बाद से ऑलरेडी स्टॉक तकरीबन 3 गुना ऊपर है। अगर मैं ग्रोथ ट्रिगर की बात करता हूं तो कंपनी का जो प्रेजेंस है एरोस्पेस और डिफेंस एंड ऑयल एंड गैस सेक्टर में है। काफी क्रिटिकल इंजीनियरिंग कंपोनेंट बनाते हैं, और एट द सेम टाइम इनके जो Q1 के नतीजे थे, वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। 25 से 30% रेवेन्यू ग्रोथ की मैं उम्मीद करता हूँ FY25 में। और इनकी जो कैपेसिटी है तकरीबन 10x होने जा रही है, जिसका बेनिफिट हम FY26-27 में आते हुए देखेंगे। तो आप आजाद इंजीनियरिंग के ऊपर भी बेट कर सकते हैं। 6 नाम आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, और वो 6 के 6 नाम एक बार फिर से रिकैप कर देते हैं। सबसे पहले जो 3 नाम है उसमें एमटार टेक, आइडिया फोर्ज और यात्रा ऑनलाइन, जो कि शरद सर को पसंद है। और इसके अलावा सनी पाजी की तरफ से सेनको गोल्ड, और साथ ही साथ बीकाजी फूड और आज़ाद इंजीनियरिंग, इनके ऊपर भी आप नज़र बना के रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सनी पाजी आपका भी, और शरद जी आपका भी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, आज की थीम पर और बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल हमारी इस खास पेशकश को समेटेंगे, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।